नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग एकदम सकुशल है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों के बीच में आ गया हूँ आपके रिवीजन के इस कड़ी को लेकर, जिसके अंदर हम विभिन्न प्रश्न देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें से कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके लिए नए होंगे, ठीक है। तो उनके आधार पर जो है ये सारा का सारा मामला देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा कब शुरू की गई थी? तो सबसे पहले तो हम देखें कि ये शुरू किसने की थी। ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर द्वारा जो है 1575 में, कब? 1575 में मनसबदारी प्रथा जो है शुरू की गई थी। मनसबदारी प्रथा शुरू की गई, ठीक है। और इस प्रथा के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो इस प्रथा के अंदर ये क्या था? मनसब का मतलब था रैंक, पद। मनसब शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है? रैंक होता है। मनसब का शाब्दिक अर्थ, मनसब का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है पद या रैंक, ठीक है। पद या रैंक होता है, ठीक है। और ये जो इसने शुरू किया था ये सैन्य और असैन्य सेवा थी, ठीक है। असैन्य सेवा थी, सैन्य सेवा भी थी, असैन्य सेवा भी थी। यानी अधिकारी होता था वो सैन्य कार्य भी करता, सैन्य कार्य भी करता था, असैन्य कार्य भी कर सकता था, ठीक है। और इसमें दशमलव प्रणाली के आधार पर रैंक प्रदान की जाती थी। जात और सवार के आधार पर मनसब दी जाती थी कि उसके पास कितने जात रखने का, मतलब पैदल सैनिक रखने का अधिकार कितना है, उसके पास में कितने घुड़सवार रखने का अधिकार है, उसके आधार पर दी जाती थी। और ये अकबर ने मंगोलों से प्रेरित होकर शुरू किया था। अकबर द्वारा ये प्रणाली, अकबर द्वारा ये प्रणाली मंगोलों से प्रेरित होकर शुरू की गई। मंगोलों से प्रेरित होकर शुरू की गई। मंगोलों से प्रेरित होकर शुरू की गई थी। ये प्रणाली मंगोलों से प्रेरित होकर शुरू की गई थी। तो 1575 के अंदर अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। सर्वाधिक मतलब सर्वोच्च मनसब प्राप्त, अकबर के काल में सर्वोच्च मनसब प्राप्त जो दो मनसबदार थे वो कौन थे? एक तो थे राजा मान सिंह, सर्वोच्च मनसब प्राप्त, ठीक है, सर्वोच्च मनसब प्राप्त मनसबदार। तो सर्वोच्च मनसब प्राप्त मनसबदार कौन कौन थे? एक तो थे मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह, ठीक है। और एक हो जाएंगे कौन? राजा मान सिंह। और एक हो जाएंगे मिर्जा अजीज कोका, मिर्जा अजीज कोका। 7000 की मनसब थी इन दोनों के पास में, 7000 की मनसब थी, ठीक है। तो ये सर्वोच्च मनसबदार प्राप्त हो, मनसब प्राप्त मनसबदार हो जाएंगे, ठीक है। 1675 नहीं होगा, 1675 तो औरंगजेब का काल था। 1578 के अंदर इसने सजदा व पाइबोस शुरू किया था और 1583 के अंदर इलाही संवत शुरू किया था अकबर ने। मुगल कालीन जब्त व्यवस्था का संबंध किससे है? मुगल कालीन जब्त व्यवस्था का संबंध किससे है? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था से, भूमि पर अधिकार करने से, सैन्य अभियान से या सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से? तो देखिएगा 1570 से लेकर 80 तक राजा टोडरमल के द्वारा, वित्त मंत्री जो थे राजा टोडरमल ने जो है संपूर्ण भूमि का, जो साम्राज्य की संपूर्ण भूमि थी, इस संपूर्ण भूमि का बड़ा बारीकी से निरीक्षण किया। संपूर्ण भूमि का बारीकी से निरीक्षण किया, ठीक है। और जब संपूर्ण भूमि का बारीकी से निरीक्षण हो गया तब इसने जो है जब्ती प्रथा की शुरुआत की थी, ठीक है, कर वसूलने के लिए, यानी कर या राजस्व वसूलने हेतु, कर या राजस्व वसूलने हेतु जो है ये प्रथा, ये जब्ती प्रथा, कनकूत भी इसे कहा गया है, ठीक है, जब्ती प्रथा शुरू की, ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार से थे, देखो, जैसे एक इसके अंदर माले हर साला था, माले दहशाला था। माले हर शाला और माले दहशाला का मतलब क्या है? मतलब देखो, हर साला के अंतर्गत तो प्रति वर्ष जो माल की कीमत थी उसके आधार पर टैक्स लिया जाता था, और कुछ वस्तुओं का जो टैक्स लिया जाता था 10 साल की प्रचलित कीमतों पर आधारित लिया जाता था।
जो पिछले 10 साल के अंदर प्रचलित कीमतें थी 70 से लेकर 80 तक, ठीक है, उन कीमतों पर लिया जाता था। ये प्रथा जो शुरू की गई थी राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। जब्त नाम आते ही हम क्या सोच सकते हैं कि भूमि पर अधिकार करने से संबंधित हो सकती है जब्ती, ठीक है, कब्जा वाला, ठीक है। सैन्य अभियान से भी हम जब सोचते तो सैन्य अभियान से नहीं था ये, सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं थी, ये राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा गद्दी से हटाकर किस जेल में भेज दिया गया? ठीक है, किस जेल में भेज दिया गया? तो देखिए 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में नेतृत्व करने के कारण अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, अंग्रेजों ने इनको क्या किया? गिरफ्तार किया इनको, ठीक है। और गिरफ्तार करने के पश्चात अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार करने के पश्चात जो है, ठीक है, रंगून की मांडले जेल में, कहां पर? रंगून की मांडले जेल जो कि म्यांमार या बर्मा के अंदर स्थित है, ठीक है, में पत्नी जीनत महल के साथ निर्वासित कर दिया। पत्नी जीनत महल के साथ निर्वासित कर दिया और वहीं पर जो है इसकी मौत हो जाती है। लिखता लिखता मर गया है कितना बदनसीब जफर, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में, ना किसी के दिल का चैन हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ, किसी के काम ना आ पाया मैं तो इतना बेकरार हूँ, ठीक है कितना बदनसीब जफर, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में, ठीक है। तो देखिए लाहौर जेल नहीं है यहाँ पर, हजारीबाग जेल जो है आजादी की लड़ाई के अंदर जो है हजारीबाग जेल में जहाँ जयप्रकाश नारायण वगैरह का नाम आता है। अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल के अंदर दामोदर सावरकर जी को, वीर सावरकर जी को रखा गया था। मध्यकाल की सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जानकारी किससे प्राप्त होती है? आईने अकबरी, बाबरनामा, हुमायूंनामा या अकबरनामा? तो देखिएगा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक जानकारी प्राप्त जो होती है वो आईने अकबरी से होती है। किससे प्राप्त होती है? आईने अकबरी से होती है, ठीक है, जिसमें मुगल कालीन पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इसकी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलती है, ठीक है। अकबर के एक दरबारी थे जो अकबर के नवरत्नों में भी शामिल थे, अबुल फजल द्वारा रचित, ठीक है, अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी, अबुल फजल के द्वारा रचित आईने अकबरी थी, ठीक है, जिसके अंतर्गत जब हम देखें तो देखो इसके 3 पार्ट थे। एक पार्ट के अंदर इसने विश्व तथा भारत के बारे में बताया, इवन यहां तक बताया इसने कि अमेरिका की खोज कर दी गई है। अमेरिका की खोज की जानकारी देने वाली मुगल कालीन पुस्तक भी कौन सी हो जाएगी? आईने अकबरी होगी। दूसरे पार्ट के अंदर ये पूरे मध्यकाल की और मुगल काल की सल्तनत काल को भी इसके अंदर ये लेता है। सामाजिक व्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसी है, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, कितने सूबे बांटे गए हैं, ठीक है, ये 12 सूबों की बात करता है, 14 सूफी सिलसिलों की बात करता है कि भारतीय क्षेत्र के अंदर समाज के अंदर जो है 14 सूफी सिलसिले हैं, कैसे व्यवस्था चल रही है, वो पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को बताने वाला आईने अकबरी के अंदर ये था। चौथा पार्ट जो है वो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है किससे? अकबर के जीवन से जुड़ा हुआ। तीसरा पार्ट जो जुड़ा हुआ है वो अकबर के जीवन से जुड़ा हुआ, वो अकबर की आत्मकथा है, ठीक है। तो आईने अकबरी से हमें पता चल जाता है। अकबरनामा ये बाबरनामा जो है ये बाबर की आत्मकथा, हालांकि बाबर की आत्मकथा जो लिखी गई थी वो तुजुक बाबरी के नाम से लिखी गई थी। उसका फारसी अनुवाद बाबरनामा कहलाता है, जो 3 लोगों के द्वारा किया गया था। हुमायूं के काल में तो जैन खान और पाइंदा खान, और अकबर के काल में अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये बाबर की आत्मकथा। हुमायूं नामा जब अपन देखें तो हुमायूं नामा जो था ये हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखा था। हुमायूं की बहन गुलबदन बानो बेगम ने लिखा। बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी,
ठीक है, गुलबदन बानो बेगम ने हुमायूं की जीवनी लिखी, गुलबदन बानो बेगम के द्वारा हुमायूं की जीवनी लिखी गई थी। ठीक है, अकबर के काल के अंदर, और अकबरनामा इज द पार्ट ऑफ आईने अकबरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से हमको किसी भी चीज का जो है कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, किसी भी चीज का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि कैसे सारा काम हुआ था। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में किस भूमि पर नियमित रूप से खेती की जाती थी? तो देखिए थोड़ा सा हटके है, आपके मुगल काल है, लेकिन मुगल काल के अंदर ही कभी कभी इस प्रकार के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से देखिएगा। बंजर, परौती, पॉलर या चच्चर। तो देखिए जिस भूमि को 5 साल से ज्यादा, जिस भूमि को 5 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा समय तक बिना जोते छोड़ दी जाए, बिना जोते छोड़ दी जाए, अनुपजाऊ भूमि थी। अनुपजाऊ भूमि आती थी बंजर के अंदर। ठीक है, और जो है परौती, परौती जो है जिसको 1 वर्ष तक बिना जोते, बिना जोते 1 वर्ष तक बिना जोते छोड़े जाए, वो जो है क्या कहलाती थी? ठीक है, वो जो कहलाती थी परौती। पोलज जो थी, इस पर नियमित कृषि होती थी, हर साल कृषि होती थी। चच्चर, और चच्चर कहा जाता है जिस भूमि को 3 वर्ष तक बिना जोते छोड़ी जाए। ठीक है, 3 वर्ष तक बिना जोते छोड़ी जाए, 3 वर्ष तक बिना जोते छोड़ी जाए, वो होगी चच्चर। तो सही उत्तर है पोलज। हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो बताइए जल्दी। मोहम्मद नजीर और अबुस समद, सैयद अली और अबुस समद, मोहम्मद नजीर और सैयद अली, मंसूर या सैयद अली। तो मैंने बताया था आप लोगों को 2 आए थे। एक सबसे बड़ी बात तो पूर्व का राफेल कहा जाता है बिहजाद को, पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? बिहजाद को। और तुजुक ए बाबरी के अंदर भी बिहजाद का उल्लेख करता है बाबर। बाबर के जमाने का वह प्रसिद्ध इराक क्षेत्र का, मध्य एशिया का सबसे शानदार पेंटर जो था वो बिहजाद था। इसके शिष्यों के रूप में जो है आते हैं, एक तो सैयद अली, क्या नाम था? सैयद अली। ठीक है, और एक था अबुस समद। ठीक है, अबुस समद, अब्दुस समद, अब्दुस समद। और अब्दुस समद को सीरी कलम की उपाधि दी थी और सैयद अली को नादिरुल असरार की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये भी जो है हमने देखा था कि किस प्रकार से अकबर के जमाने के अंदर जो है भी ये रहे थे अब्दुस समद, और ये अकबर के जमाने में भी रहे थे। ठीक है, उसके बाद में जब हम देखें तो जहांगीर का काल तो मुगल कालीन चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। बिसनदास का नाम आता है। ठीक है, और भी उसके अंदर नाम आते हैं, फारूक बेग का नाम आता है। ठीक है, तो वो कई सारी बातें आती है। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? बाबर तथा मेदिनी राय के मध्य, हुमायूं तथा अफगानों के मध्य, बाबर तथा अफगानों के मध्य, या हुमायूं तथा मैदिनी राय के मध्य? तो देखिए बाबर तथा मैदिनी राय के मध्य। चंदेरी का राजा था मैदिनी राय, चंदेरी के राजा मैदिनी राय, क्या नाम आ रहा है? चंदेरी के राजा मैदिनी राय व बाबर के मध्य लड़ा गया था। बाबर के मध्य 1528 में लड़ा गया, 1528 में लड़ा गया था। ठीक है, जिसके अंदर अंततः कौन जीता था? बाबर जीता था। हुमायूं तथा अफगानों के मध्य जो है वो देवराई का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, देवरिया, ठीक है, देवरिया का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत भी जो है, ठीक है, पानीपत का युद्ध भी, पानीपत का पहला युद्ध भी बाबर तथा अफगानों के बीच में था, और जो है यही था। हुमायूं और मैदिनी राय के बीच में कोई युद्ध नहीं लड़ा गया था। इस युद्ध के अंदर बाबर जीतता, चंदेरी के युद्ध के अंदर बाबर जीतता है। धर्मांधता का इसने परिचय दिया, राजपूत युवकों के सिरों की मीनारें बनवाई इसने।
ठीक है, राजपूत युवकों के सिरों की मीनारें इसने बनवाई थी, ठीक है, कि मतलब जो है वहां पर कई राजपूत युवकों का इसने जो है कत्ल किया था, कई राजपूत युवकों को मारा था इसने, धर्मांधता का परिचय दिया था। हालांकि जिहाद का नारा इसने जो दिया था खानवा के युद्ध के अंदर दिया था, और खानवा का युद्ध जीतकर महाराणा सांगाजी को पराजित करके इसने गाजी की उपाधि भी ली थी। इसने कौन सी उपाधि ली थी? गाजी की उपाधि ली थी आफ्टर खानवा। और चंदेरी के युद्ध के अंदर भी ये पूरा का पूरा जो है धर्मांधता का परिचय देता है। जहांगीर कालीन किस चित्रकार को नादिरुल अस्र की उपाधि दी गई थी? ठीक है, जहांगीर काल में नादिरुल अस्र। ठीक है, तो देखिएगा ये जो पशु पक्षियों का अच्छा चित्रकार था मंसूर। कौन था? मंसूर पक्षियों व प्रकृति का चित्रकार, प्रकृति नजारों का चित्रकार था, नजारों का अच्छा चित्रकार था, अच्छा चित्रकार था। ठीक है, प्राकृतिक नजारों का अच्छा चित्रकार था कौन? मंसूर। अबुल हसन बिसंदारस और मनोहर भी थे, लेकिन भाई साहब नादिरुल अस्र की उपाधि जो मिली थी वो किसको मिली थी? मंसूर को मिली थी। टोडरमल के भू राजस्व व्यवस्था में कौन सी भूमि कभी खाली नहीं छोड़ी जाती? कभी खाली नहीं छोड़ी जाती, यानी यहाँ पर नियमित कृषि की जाती थी। तो अभी पूर्व के प्रश्न के अंदर ही मैंने आप लोगों को बताया कि नियमित कृषि कहां पर की जाती थी? नियमित कृषि की जाती थी पोलज में। ठीक है, और जो है पोलज के अंदर नियमित कृषि की जाती थी, परौती में नहीं की जाती थी, जैसा कि हमने यहां पर भी देखा था। ठीक है, तो नियमित कृषि कहां पर की जाती थी? पोलज के अंदर की जाती थी। और जो है उसी को अलग तरीके से सवाल पूछा गया। दोनों सवाल सेम नहीं है, ठीक है, दोनों सवाल सेम नहीं है। कई कई बार जो है ना सवालों को घुमाकर पूछा जाता है। रिवीजन का मेन मतलब क्या है? रिवीजन का मेन मतलब यही है कि कैसे कैसे सवाल घुमाकर पूछे जा सकते हैं। बंजर, जिसे 5 वर्ष से अधिक बिना जोते छोड़ा गया हो, बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि हो, जिस पर किसी भी प्रकार की फसल उग ही ना रही हो, ठीक है, वो कैसी भूमि कहलाती थी? बंजर भूमि कहलाती थी। जिस पर 1 वर्ष तक कोई भी कृषि नहीं की गई हो, परौती जिस पर 3 वर्ष तक कोई कृषि नहीं की गई हो, चच्चर कहलाती थी। अकबर द्वारा दहशाला प्रथा कब शुरू की गई थी? तो देखिएगा गत 10 वर्षों के प्रचलित मूल्यों के आधार पर, प्रचलित मूल्यों के आधार पर जो है 1580 में वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने, वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने ये प्रथा शुरू की, ये प्रथा शुरू की। राजा टोडरमल ने ये प्रथा शुरू की थी। ओके ना, तो ये हो जाएगी 1580। कब हो जाएगी? 1580 हो जाएगी। ओके ना, राजा टोडरमल के द्वारा 1580 में। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो है दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नया पद सृजित किया था? दीवाने वजीरात ए कुल नाम से नया पद सृजित किया था। बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? तो दीवाने वजीरात ए कुल नाम से अकबर के द्वारा जो है एक नया पद सृजित किया गया था। और इसमें पहला पदाधिकारी जो था, पहला दीवान ए वजीरात, पहला दीवान ए वजीरात ए कुल, दीवान ए वजीरात ए कुल जो था वो था मुजफ्फर खान। कौन था? मुजफ्फर खान। ठीक है, कौन था? मुजफ्फर खान था। ओके, और अकबर के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था, जो वित्त मंत्री का सहयोग करने के लिए जो है काम करता था। मुगल काल के किस मकबरे में पहली बार पितृदूरा तकनीक का प्रयोग किया गया? ठीक है, कई बार ये सवाल पूछा गया है। तो देखिएगा, ये सबसे पहले हम ये देखें कि पितृदूरा तकनीक है क्या।
ठीक है, पितृदूरा कह दो, पितृद्यूरा कह दो, एक ही बात है। और पितृद्यूरा तकनीक जो है संगमरमर के पत्थर पर रंगीन फूल पत्तियों का नक्काशीदार काम। ठीक है, संगमरमर के पत्थर पर रंगीन जड़ाऊदार काम, जड़ाऊदार काम। ठीक है, संगमरमर के पत्थर पर रंगीन जड़ाऊदार काम जो था वो किया गया, और वो पहली बार हुआ है एतमादु दौला के मकबरे पर। ठीक है, एतमादु दौला के मकबरे पर, एतमादु दौला का मकबरा। ठीक है, कौन था ये, किसने बनवाया था? जहांगीर के काल में नूर जहां ने बनवाया था। जहांगीर के काल में नूर जहां द्वारा बनवाया गया, जहांगीर के द्वारा नूर जहां द्वारा बनवाया गया, जहांगीर के काल में नूर जहां के द्वारा बनवाया गया था। ओके माय डियर, तो ये बात हो जाएगी। एतमादु दौला के मकबर में है कहां पर? ठीक है, तो ये मकबरा जो है ये आगरा में है। कहां पर है? आगरा में। एतमादु दौला, ये था कौन एतमादु दौला? तो एतमादु दौला था नूर जहां का पिता ग्यास बेग। नूर जहां का पिता ग्यास बेग, नूर जहां का पिता ग्यास बेग। ओके, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए, लाल किला कहलाता है किला ए मुबारक, किला ए मुबारक, लाल किला कहलाता है किला ए मुबारक। इसे कुहना ए मुबारक भी कहा गया है। इसे क्या कहा गया है? कुहना ए मुबारक भी कहा गया है। ठीक है, कुहना ए मुबारक भी कहा गया है लाल किले को। ठीक है, और जब हम यहाँ पर बात करें तो इसे जो है शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया। ठीक है, आगरे का लाल किला बनवाया अकबर ने। ठीक है, जहांगीर के द्वारा कुछ नहीं, औरंगजेब के द्वारा भी कोई शहर नहीं बसाया गया था। ये हो जाएगा शाहजहां। अकबर की सैनिक व असैनिक सेवा का नाम क्या था? तो मैंने अभी बताया ही था आपको, मनसबदार। मनसब जिसका मतलब होता है रैंक या पद, रैंक या पद। ठीक है, और ये शुरू की थी 1575 में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। 1575 में अकबर के द्वारा शुरू की गई थी, अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रथा। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? अकबर के द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रथा को। ठीक है, और जो है यही सैनिक व असैनिक सेवा का नाम देखने को मिलता है। सर्वप्रथम किस मकबरे में चार बाग व्यवस्था का प्रयोग मिलता है? मकबरे के अंदर चार बाग व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा, ये व्यवस्था, ठीक है, विशिष्ट ज्यामितीय शैली कहलाती है। ये विशिष्ट ज्यामितीय शैली, चार बाग व्यवस्था लेकर कौन आया था? चार बाग व्यवस्था भारत के अंदर कौन लेकर आया था? भारत में बाबर द्वारा लाई गई। किसके द्वारा लाई गई थी? बाबर द्वारा लाई गई। ठीक है, भारत के अंदर बाबर द्वारा लाई गई थी। ठीक है, और जब इसे बाबर के द्वारा लाया गया ना, ठीक है, तो पहला मकबरा इसमें, हालांकि इसने आराम बाग बनवाया था, इसने आराम बाग बनवाया था, इसने एक आराम बाग बनवाया था, लेकिन पहला मकबरा जो था वो था हुमायूं का मकबरा। पहला मकबरा जो था वो कौन सा था? हुमायूं का मकबरा था। पहला मकबरा था हुमायूं का मकबरा। ठीक है, और यही हुमायूं का मकबरा, निर्माता जब आप लोगों से पूछा जाए तो निर्माता जो थी वो थी हाजी बेगा बेगम। ठीक है, हाजी बेगा बेगम, हाजी बेगा बेगम निर्माता थी इसकी। ठीक है, और वास्तुकार जो था, ठीक है, वास्तुकार मिर्जा गियाथ मिर्राक
वास्तुकार जो होगा वो कौन हो जाएगा, मिर्जा ग्याथ मिर्राक हो जाएगा वास्तुकार इसका। ठीक है, और वास्तुकार जो मिर्जा ग्याथ मिर्राक है, ठीक है, उसने ये बनवाया था, अकबर के जमाने में बनवाया, और इसको एक वफादार पत्नी का, एक वफादार पत्नी का अपने पति के प्रति प्रेम को समर्पण कहा जाता है। प्रेम को समर्पित कहा जाता है। समर्पित इमारत कहा जाता है। ठीक है, इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है, अग्रगामी भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ताजमहल का जो है जब हम देखें, मुगलों का शाही कब्रिस्तान भी कहा जाता है, मुगलों का शाही शयना स्थली भी कही जाती है, मुगलों की शयन स्थली भी कही जाती है, क्योंकि उत्तरवर्ती मुगल शासक और मुगल काल से जुड़े हुए जितने भी शाही परिवार के जो भी सदस्य इत्यादि थे वो ज्यादा इधर ही दफनाए गए। इसके आसपास जो है लगभग 500 कब्रें। ठीक है, उन कब्रों के अंदर कौन दफनाया गया, मुगल काल से जुड़े हुए शाही लोग दफनाए गए। जहांगीर ने किस दरबारी चित्रकार को अपने दूत के साथ फारस के शाह के पास भेजा था, मंसूर, गोवर्धन, बिशनदास या अब्दुल हसन। तो देखिए बिशनदास को जो है भेजा था, और ये जो था छवि चित्र बनाने का सिद्धहस्त था। छवि चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। छवि चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। ठीक है, कौन, बिशनदास। किस राजपूत शासक ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर का भारी विरोध किया था, महाराणा राज सिंह, राणा अमर सिंह, जसवंत सिंह या सवाई जय सिंह। तो देखिए यहाँ पर जब अपन देखें तो सर्वाधिक जजिया कर जो लगाया था इसने, जजिया कर जो था ये क्या है, जजिया कर, जजिया के बारे में जब हम बात करें तो मुस्लिम राजा द्वारा गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला कर, मुस्लिम राजा द्वारा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ठीक है, और जब हम बात करें तो इसका सर्वाधिक विरोध किया था महाराणा राज सिंह जी ने। ठीक है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती का भी हरण किया था इन्होंने। ठीक है, ताकि उन्हें मुगल दरबार के अंदर शादी करने से बचाया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य किया इन्होंने, राज सिंह जी ने। ठीक है, और जब हम देखें तो इसी कारण जो है औरंगजेब और इनकी जो है आपस के अंदर हमेशा क्या रहती थी, अदावत ही रही है, विरोध ही रहा है। राणा अमर सिंह जी जो थे वो तो अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। जसवंत सिंह जी जो थे ये भी औरंगजेब और शाहजहां के कालीन थे, लेकिन मारवाड़ के थे। सवाई जय सिंह जी जो थे ये कहां के, आमेर के थे। किस मुगल शासक के काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो सर्वाधिक हिंदू मनसबदार जो थे वो यही। औरंगजेब के काल में सबसे विस्तृत मुगल साम्राज्य था। औरंगजेब के काल में सबसे मुगल साम्राज्य, औरंगजेब के काल में मुगल साम्राज्य सबसे ज्यादा विस्तृत था, सबसे विस्तृत था, सबसे विस्तृत था मुगल काल के अंदर, सबसे ज्यादा विस्तृत था। और जो है इसी वजह से इसका एक क्या रहेगी, जब इसने दक्षिण भारत वाले क्षेत्र जीते तो वहां पर तो हिंदू मनसबदार थे, हिंदू लोग थे वहां पर, तो उनको मनसबदारी देनी पड़ेगी। ठीक है, इसकी मजबूरी रही थी। और कुल मनसबदारों का 33% हिंदू मनसबदार थे। कुल मनसबदारों का 33% हिंदू मनसबदार थे। ओके, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था, राजपूत विजय, गुडवाना विजय, गुजरात विजय या मारवाड़ विजय? तो देखिएगा 1572 में गुजरात के मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर, मुजफ्फर शाह
तृतीय को पराजित कर मुजफ्फर शाह तृतीय को पराजित कर जो है गुजरात जीता। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, इसी के उपलक्ष्य में इसने जो है, इसी उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद का दरवाजा बुलंद दरवाजे के रूप में बनवाया, बुलंद दरवाजे के रूप में बनवाया। ओके, तो सही उत्तर है गुजरात विजय। बनकर तैयार 1603 में हुआ था, 1572 में बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन बनकर तैयार कब हुआ था, 1603 के अंदर हुआ था। शाहजहां के समय में पहला सरकारी इतिहासकार कौन था? ठीक है, भीमसेन कायस्थ, शाकी मुस्तैद खान, अमीन कज़विनी या ईश्वरदास नागर। तो पहला सरकारी इतिहासकार जो देखने को मिल रहा है वो मोहम्मद अमीन कज़विनी देखने को मिल रहा है। कौन था? ठीक है, अज़विनी देखने को मिल रहा है, अमीन अज़विनी, जिसने पादशाहनामा लिखा था। क्या लिखा था? पादशाहनामा लिखा था। ठीक है, तो पहला सरकारी इतिहासकार यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं अब आपसे अगली कड़ी के अंदर, मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।